नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम समागम में। हर बार हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपको देश प्रदेश की जानी मानी हस्ती से रूबरू कराते हैं और जानते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के साथ उनके प्रोफेशन से जुड़ी कई बातें। आज की हमारी शख्सियत वरिष्ठ पत्रकार, स्तंभकार, संचार विशेषज्ञ और अनुभवी अकादमिक प्रशासक है। वहीं इनके जानने पहचानने वाले चित परिचित अंदाज में उन्हें मीडिया गुरु के नाम से भी संबोधित करते हैं और वर्तमान में वे बतौर कुलपति माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो चलिए आज हम उनसे जानते हैं मीडिया के क्षेत्र में क्या क्या उनका अनुभव रहा और वे माखनलाल यूनिवर्सिटी को किस ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं। तो नमस्कार सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, मैं माखनलाल यूनिवर्सिटी की छात्रा भी रही हूँ और आपकी शिष्या भी कहलाऊंगी। तो जो भी कुछ अगर मैं आपसे सवाल करती, हो सकता है उसमें कुछ गलतियाँ भी हो, तो पहले से ही मैं क्षमा मांग लेती हूँ। अरे प्लीज़ हमें तो अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि हमारे जो विश्वविद्यालय के जो छात्र रहे हैं वो आज अच्छे जगहों में काम कर रहे हैं। वो बहुत खुद को ही नहीं, मैं समझता हूँ कि समाज और देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो सर, मैं माखनलाल यूनिवर्सिटी के बारे में तो आपसे बहुत सी चर्चा करूंगी, लेकिन हम शुरुआत करेंगे जब आपने अपने करियर की शुरुआत करी थी। आप बीइंग अ पॉलिटिक जर्नलिस्ट थे पीटीआई में। तो उस समय का जो दौर था, उस समय अखबारों में पीटीआई की कई सारी खबरें अखबारों में 80% छपा करती थी। लेकिन आज हम देखते हैं कि पीटीआई बिल्कुल नदारद हो गया, उनकी जो खबरें हैं वो भी उसमें छपती नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या बदलाव आया होगा? देखिए, मेरे लिए ये सौभाग्य का विषय रहा है कि मेरे जीवन में मैंने देश के बड़े संस्थाओं में ही काम किया है। पीटीआई देश की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी रही है। मैंने दूरदर्शन में काम किया जो देश का सबसे बड़ा चैनल रहा है। मैंने आईएमसी में काम किया है जो भारत का सबसे बड़ा मीडिया इंस्टीट्यूट, सबसे प्रतिष्ठित, और आज एशिया का पहला और देश का सबसे बड़े विश्वविद्यालय, मीडिया विश्वविद्यालय में मैं कार्यरत हूँ। पीटीआई को अक्सर प्रेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी कहते हैं, जबकि उसका नाम प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, क्योंकि उसे मदर इंस्टीट्यूशन माना जाता है। दिल्ली और देश के कई भागों में आज जो पत्रकार कार्यरत है अलग अलग अखबारों में, वे सब कहीं ना कहीं कभी ना कभी पीटीआई के साथ उनका जो है रिश्ता एक रहा है। कोई संवाददाता रहे हैं तो कोई स्ट्रिंगर रहे हैं, और आगे चलकर जो है तो पीटीआई का एक अलग रुतबा रहा है। और वो समय था जब एजेंसियों पर काफ़ी निर्भरता थी। और क्या है कि छोटे समाचार पत्र अपने संवाददाताओं को वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनका खर्चा अलग अलग शहरों में, विदेशों में। भारतीय अखबार बहुत कम ही होते थे, मुट्ठी भर, जो विदेश में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, पेरिस में अपना संवाददाता रख सकते हैं। तो सबसे अच्छा मॉडल संवाद समिति या न्यूज़ एजेंसी का मॉडल माना जाता है, जहां आप सब्सक्रिप्शन देते हैं। उस सब्सक्रिप्शन के आधार पर एजेंसी अपने संवाददाताओं को देश भर में जो है नियुक्त करती है, और विदेशों में भी, और वहाँ से रिपोर्ट्स आती है, वो इनको जो भी सब्सक्राइबर हैं उनको देता है ये मॉडल। तो वो एक समय था जब हमारे पास न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ब्रेकिंग न्यूज़ था। सभी लोग निर्भर होते थे कि भाई टिकर पे क्या आ रहा है, उसको कहते ही थे टिकर। ये टेलीप्रिंटर का मशीन लगी रहती थी, उसमें से यूँ रोल होके खबर निकलती थी, और लोग उसे जाके देखते थे भाई क्या ब्रेकिंग आ रहा है। तब तो इवन दूरदर्शन भी बहुत ही प्रिलिमिनरी, दूरदर्शन तो बाद में आया, पीटीआई के आने के बाद में आया। तो टिकर पर काफ़ी निर्भरता थी। हम लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि अखबार वाले, तो हम लोग अक्सर शिकायत करते थे, दिन भर घूमते फिरते रहते हैं, मस्ती करते हैं, और शाम को अपने ऑफिस में जाते हैं और टिकर का कॉपी उठा लेते हैं, क्योंकि उनके पास तो एक सोर्स है, कंफर्म करने के लिए एक सोर्स है। मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, पीटीआई के पास कोई सोर्स नहीं। अच्छा, दूसरा, सभी अखबारों के पास जो है एक डेडलाइन होता है, किसी का 6 बजे का होता है, किसी का डार्क एडिशन होता है, हर एक का डेडलाइन होता है। हमें ये सिखाया गया कि दैट देयर इज़ नो डेडलाइन, एवरी मिनट इज़ ए डेडलाइन। यानी कि रेडियो के बुलेटिन चल रहे हैं, टीवी के बुलेटिन चल रहे हैं, अखबार कई देशों में कई अलग अलग समय पर छप रहा है, इन सबको लगातार समाचार का सप्लाई मिलती रहनी चाहिए। तो हम इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। हमको तो ब्रेकिंग न्यूज़ तब सिखाया गया कि आप काम कर रहे हैं,
उसी वक्त जो है आपको खबर लगानी है। तो किसी भी सिचुएशन में हमें जाके खबर लगाने के इतने सारे मैं आपको किस्से सुना सकता हूँ उस दौर में, क्योंकि उस वक्त कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था, उस वक्त कोई जिसे कहते हैं कि और कोई तरीका नहीं था जिससे मैं खबर को पहुंचा सकता हूं। हम पूरी तरीके से निर्भर थे। हम अखबार की तरह शाम को वापस अपने ऑफिस पहुंच के नहीं फाइल कर सकते हैं, हम जहां भी हैं वहां से हमें फाइल करना था। ये वो एक दौर था अलग पीटीआई का। लेकिन आज जो है लगभग सभी अखबारों में भी अब ये हो गया है कि आपको ऑनलाइन एडिशन के लिए लिखना है तो तुरंत आपको, तो वो कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया है। तो काफ़ी हद तक ये निर्भरता कम हो गई है। लेकिन आज भी मेरा मानना है कि कई निचले स्तर के जिसे कहूँगा कि आर्थिक तौर पर जो कमज़ोर जो अखबार है, स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स हैं, इनको तो बहुत नुकसान होगा अगर पीटीआई जैसे संस्था बंद हो गई तो, क्योंकि आज भी उनको देश भर से जो समाचार की जो सप्लाई है बड़े अखबारों ने भी बंद नहीं किया है। वो अभी भी देखते हैं कि चलो हमारा तो खबर है ही, इतने सारे सोर्सेस आ गए, सिंडिकेट आ गया, वो आ गया, लेकिन जो कुछ छूट ना जाए। अब पीटीआई इसलिए लेते हैं कि कुछ छूट ना जाए, कोई ना कोई ऑथेंटिक खबर तो हमें और पीटीआई से और एक मिलेगी। भरोसा है बिल्कुल कि भाई पीटीआई ने खबर जारी किया है। मुझे अभी भी याद है हमारे मित्र लोग अखबारों में जाते थे प्रेस रिलीज लेके, तो अखबार वाले कहते भाई पीटीआई से रिलीज करवा दो, हम छाप देंगे। जी जी तो ये पीटीआई पर एक भरोसा था। सो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, द प्रेस दैट इंडिया ट्रस्ट, जी, वो आज तक भी जी चल ही रहा है। तो सर इसी तरीके से हम दूरदर्शन की बात करें, दूरदर्शन में भी आपने अपनी सेवाएं दी है। तो हमने भी हमारा जो कार्यक्रम शुरू किया था आज से 15 साल पहले, न्यूज़ एंड व्यूज़ ने अपनी करियर की शुरुआत की थी, दूरदर्शन से ही करी है। तो उस समय बाकी जो नेशनल जो दूरदर्शन है वो तो सैटेलाइट के माध्यम से दिख सकता था, लेकिन रीजनल चैनल के साथ में कई लिमिटेशंस थी कि एंटीना के थ्रू ही देख सकते थे। जी जी, और उसके लिए बालकनी में जाओ, छत पे जाओ, वहाँ करना होता था। वो तो जी आजकल हम अपनी नई पीढ़ियों को जब किस्सा सुनाते हैं जी तो ऐसे हम टीवी देखा करते थे, उनको बिल्कुल। भरोसा नहीं होता। घुमाना पड़ता था एंटीना को, तब दिखता था। तो ये अभी अभी रीजनल चैनल भी सैटेलाइट पे जी आए हैं। जी जी, और लेकिन हम ये मान सकते हैं कि दूरदर्शन की विश्वसनीयता है जो आज भी बरकरार है। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि लेकिन आज भी दूरदर्शन ने समाचार के फॉर्मेट को मतलब वैसे ही बना रखा है जैसे पहले से चलता आया है। सनसनीखेज खबरें आपको दूरदर्शन में नहीं मिलेगी, मसालेदार क्योंकि दूरदर्शन का उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं है, दूरदर्शन का उद्देश्य विज्ञापन लाना नहीं है। दूरदर्शन एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर है। मैं निजी को गलत नहीं कह रहा हूँ, निजी अपनी जगह ठीक है, वो पब्लिक ब्रॉडकास्टर का काम कर रहा है। उसको जनहित में जो पत्रकारिता करनी है, जो समाचार देना है, उसको देना है। उसको सरकार के साथ भी संतुलन बना के रखना है। प्रसार भारती एक्ट आने के बाद दूरदर्शन सरकारी नहीं है, उसका एक स्वायत्त व्यक्तित्व है, उसकी एक पहचान है, तो दूरदर्शन को वो भी बना के रखना है। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक, लेकिन हाँ प्राइवेट चैनल्स के, निजी चैनलों के आने के बाद दूरदर्शन की जो लोकप्रियता थी वो काफ़ी कम हो गई है। अब उनके पास वो ग्लैमर, वो एंकर ड्रिवन नहीं है। दूरदर्शन में 10 एंकर है, आप एक आध एंकर का मुश्किल से नाम याद करते होंगे, लेकिन कई निजी चैनल तो एंकर से ही उसकी पहचान है, चैनल चलती है एंकर के नाम पर। तो ऐसा नहीं है, दूरदर्शन आज भी न्यूज़ ड्रिवन है, नॉट एंकर ड्रिवन। ये दोनों में एक फ़र्क है। लेकिन सर मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी भी हम कहीं ना कहीं आमजन में ये सुनते हैं कि इसका भी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा दूरदर्शन का। आप क्या समझते हैं कि क्या ये हो पाएगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब इतने निजी चैनल है तो उसको निजीकरण की आवश्यकता नहीं है। एक लोकतंत्र के लिए एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर की आवश्यकता है। जी जी जी। और मैं समझता हूँ कि एक ऐसा माध्यम भी तो हो जो किसी चीज़ से प्रभावित ना हो, किसी धन बल से, है ना, किसी बाहुबल से कोई प्रभावित ना हो। एक ऐसा चैनल भी तो अपने पास होना चाहिए। तो एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर के नाते मैं समझता हूँ कि हमारे पास उस चैनल को बेहतर कैसे बना सकते हैं, उसकी स्वीकार्यता कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी विश्वसनीयता कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए। उसका निजीकरण, ये एयर इंडिया नहीं है, ये हवाई जहाज नहीं है। आम जनता तक स्वतंत्र
स्वायत्त सूचना पहुंचे, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे आपको मीडिया साक्षरता में आपके योगदान को देखते हुए जो मध्य प्रदेश सरकार ने है, उन्होंने आपको कोविड में सलाहकार सदस्य नियुक्त किया था। तो सर उस समय की आप बात बताइए कि क्या अनुभव रहा आपका कोविड के दौरान? देखिए, कोविड के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ये समिति बनी थी, जिसमें देश के प्रमुख जितने डॉक्टर्स थे वो रहे, और अपने नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी थे उस समिति में, और मैं ही संचार के एक दृष्टि से सिर्फ मैं ही था उस समिति में, क्योंकि संचार, प्रभावी संचार होना बहुत आवश्यक था। क्योंकि उस वक्त संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव है, उन्होंने भी ये मैसेज दिया था कि पैंडेमिक से ज़्यादा खतरनाक इन्फोडेमिक है, यानी कि सूचनाओं का इतना भरमार कि लोग ये नहीं पहचान पा रहे हैं कि गलत सूचना क्या है, सही सूचना क्या है। तो ऐसे में सही सूचना के बारे में जानकारी लोगों को होना, उनके बीच में जागरूकता पैदा करना, तो इस दिशा में तो उस दौरान आपको याद होगा मध्य प्रदेश में जन भागीदारी के माध्यम से जो है कोविड के बारे में जागरूकता, कोविड के खिलाफ एक जंग, और फिर बाद में जब टीका उसका हुआ तो उसको लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ा गया। तो बड़ा सकारात्मक उसका रिस्पॉन्स रहा, और उसका उद्देश्य ये था कि जनता के बीच में जो गलतफहमियां हैं वैक्सीन को लेकर या कोविड को लेकर भी, सही सूचना आम जन तक पहुंचे। क्योंकि सूचनाओं का जिसे कहते हैं ना भरमार था। आप व्हाट्सएप खोलेंगे तो हर प्रकार के भ्रामक सूचनाएं से भरी हुई थी कि भाई आप नाक में नींबू के 2 बूंद निचोड़ दो, आप कोविड से बच जाएंगे। आपको मतलब इस तरह के बहुत सारी चीज़ें कि अगर आपने वैक्सीनेशन लिया तो 1 साल के भीतर आपकी मौत हो जाएगी। इस तरह की बहुत सारी बातें पूरे देश में फैलाई गई। जी जी। तो उस वक्त ये जागरूकता अभियान बहुत जरूरी था। तो इस क्षेत्र में मतलब आपने काम हाँ, किया हम है? मीडिया साक्षरता, आपने जैसे कहा, जी जी। मीडिया साक्षरता मतलब जो मीडिया शिक्षा और मीडिया साक्षरता में फ़र्क है। मीडिया शिक्षा जो आपने ग्रहण किया माखनलाल में पढ़कर, आपने जो है मीडिया की स्टूडेंट रही। जी। मीडिया साक्षरता मतलब भारत का जो आम जनता है, आम नागरिक है, जी। उसको मीडिया के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यानी कि मीडिया को देखना, मीडिया को पढ़ना और मीडिया को सुनना, और उसे समझना भी। और मीडिया को समझना। जी जी जी। ये मीडिया का डायनेमिक्स क्या है, ये मीडिया में आजकल क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, वर्चुअल रियलिटी आ गई। जी जी। आप वीडियो को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल। ऑडियो को आप डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, पिक्चर्स को आप मॉर्फ कर सकते हैं। जी। और आम जनता जिसको कोई आइडिया नहीं है, जो कम पढ़ा लिखा है या अशिक्षित है, वो जब देखता है तो उसको जो दिखता है वो सत्य दिखाई देता है। तो इस चक्कर में हमने देखा कि पालघर में किस तरीके से साधुओं को जो है मार दिया गया, क्योंकि ये भ्रामक सूचना फैलाई गई कि जो है वो बच्चों को अगवा करते हैं। इसी प्रकार से दंगे हुए हैं कुछ जगहों में। हमने देखा उत्तर पूर्व के बच्चों को जो है छोड़ के जाना पड़ा बेंगलोर, जी। क्योंकि कुछ रंगून के कोई वीडियोस जो है बर्मा के, म्यांमार के, उनको दिखाए गए वहाँ। हमने कोविड के दौरान देखा कि भाई बांद्रा रेलवे स्टेशन में जो है भीड़ इकट्ठी हो गई, क्योंकि ये सूचना फैल गई कि वहाँ से जो है ट्रेन बिहार के लिए और यूपी के लिए ट्रेन निकलने वाली है, और वो सब कोविड हॉटस्पॉट बन गए। जी जी। उसके बाद आपने देखा कि भाई दिल्ली में भी इसी तरीके से आनंद विहार में लोग सब अब तो इस तरीके की जो भ्रामक सूचनाएं फैलती है, इसको रोकना, खासकर कोविड जैसे एक ऐसे हालात जब लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, अपने घरों में बंद थे, तो उस वक्त इस तरह की समाचार लोगों तक पहुंचे, सही समाचार, सही सूचना, ये बहुत आवश्यक था। जी जी। तो सर मैं अभी आपसे जानूंगी भारतीय संचार संस्थान में आपने किस तरीके से काम किया और माखनलाल यूनिवर्सिटी के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो एक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
बहुत सुंदर जगह है। एनर्जेटिक लगा, ये जगह भी बहुत अच्छी लगी। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज़ गुड। मतलब सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। और ये मेरी सेकंड विजिट है यहाँ पे, लेकिन फर्स्ट विजिट और सेकंड विजिट में मैंने ये देखा है, सेकंड विजिट में तो ये आपने स्वर्ग बना दिया है इसको। Species of bird that I saw in my whole life, I didn't saw that, and it was a good experience for me. We can say it's not so far from city. It's within city, but it gives a look of a forest. It is a very good place to spend weekend with your family as it is very close to nature. फैमिली आउटिंग के लिए आना है तो दिस इज़ एन आइडियल प्लेस। If you want to enjoy here, have a calm, quiet time to yourself, this is the best place to be. Absolute fantastic, very good hospitality. दिस प्लेस इज़ वेरी गुड, आई इन्जॉयड वेरी मच एंड एम्बियंस बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है एंड जगह बहुत अच्छी है। मतलब जा जाके एक एडवेंचरस हो जाता है कि आप अंधेरे में एडवेंचर कर रहे हो, दैट्स वेरी गुड। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। तो सर, जैसा आपने भारतीय संचार संस्थान नई दिल्ली में आप महानिदेशक के रूप में आपने अपनी सेवाएं दी है और वो बहुत अच्छा अनुभव भी रहा होगा डेफिनेटली। और अब आप माखनलाल यूनिवर्सिटी में कुलपति है, तो क्या समझते हैं आप कि यहाँ क्या आपको सुधार की गुंजाइश है और क्या आप और करना चाहेंगे? मैं तो वैसे तो भारतीय जनसंचार संस्थान में मैं 1998 से पढ़ा रहा हूँ। जी जी। लगातार विजिटिंग फैकल्टी के रूप में। पत्रकारिता के साथ साथ मुझे पढ़ाने का शौक था। जी जी। और मैं बड़ा लोकप्रिय शिक्षकों में था। जी जी। और आगे चलकर जो है मुझे एक अवसर मिला जब मैं दूरदर्शन का संपादक था कि यहाँ वैकेंसी निकली, मैंने उसमें भरा और उन्होंने इंटरव्यू लिया और उन्होंने मुझे ये मतलब अवसर दिया। भारत सरकार ने सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत है। 6 परिसर हैं वहाँ मैंने कई नए प्रयोग किए जिसमें भाषाई पत्रकारिता बहुत बड़ा प्रयोग था। अमरावती परिसर से मैंने मराठी पत्रकारिता शुरू की। केरल के परिसर से मैंने जो है मलयालम पत्रकारिता शुरू की। और दूसरा मैंने जो सबसे बड़ा प्रयोग किया कि वहाँ भी परिसर बने हुए थे लेकिन सारा फोकस दिल्ली में था। मुख्यालय परिसर में ही सारा फोकस था। बाकी सभी परिसरों को एक तरह से जो है अनदेखा कर दिया गया था। सेंटर चल रहे हैं, कुछ बच्चे इधर से जाके केरल में जाके पढ़ रहे हैं, 4 या 5 बच्चे होते थे। एक साल तो पूरा एडमिशन ही नहीं हुआ। ऐसे अमरावती के परिसर में वहाँ को यहाँ के बच्चों को ना वहाँ का खाना समझ में आ रहा है ना भाषा समझ में आ रही है। उत्तर पूर्व में परिसर है। तो मैंने कहा कि इन सेंटर्स को मैं पहले मजबूत करूंगा। सबको किराए की बिल्डिंग से उठाकर मैंने जो है परमानेंट बिल्डिंग्स में ज़मीन हमने एक्वायर किया, सरकार ने मुफ्त में दी हमको। और हमने जो है वहाँ अपने अपने
परिसर तैयार किए हमने, लेकिन स्थानीय लोगों को जोड़ना बहुत जरूरी था, इसलिए भाषाई पत्रकारिता शुरू किया। तो अब महाराष्ट्र के लोग सीधे सीधे जुड़ गए महाराष्ट्र के परिसर से, केरल के लोग सीधे सीधे जुड़ गए केरल के परिसर से। इस तरह से बहुत सारे प्रयोग किए। यहाँ भी आके मेरा ये अनुभव रहा आने के बाद, देखिए दोनों में बहुत फर्क है। वो एक डिप्लोमा इंस्टीट्यूशन है, ये हमारे यहाँ यूजी भी है, पीजी भी है, डिप्लोमा भी है और पीएचडी भी है। तो डिप्लोमा से पीएचडी तक यहाँ सिखाया जाता है, वहाँ तो सिर्फ 9 महीने का एक कोर्स चलता है। तो दोनों में फ़र्क है। यहाँ जितना वहाँ टोटल बच्चे हैं उतना तो हमारे स्थानीय परिसर में है। पूरे आईएमसी जितने मिलाएंगे कुल मिला के 500 बच्चों के करीब होगा। तो आप यहीं के यहीं जो है हमारे मतलब कोई भी एक परिसर उठा लीजिए, हमारा रीवा परिसर उठा लीजिए, वहाँ 500 से ज़्यादा बच्चे आपको मिलेंगे। तो वो तुलना कोई है नहीं। तो मेरा ये था कि मैं क्षेत्रीय परिसरों को मैं मजबूत करूँगा और उसी दिशा में रीवा का नया परिसर जो है वो उसको तैयार करवाया, उसको फंक्शनल करवाया, वहाँ के जो किराए के मकान को बंद करा के इधर को शिफ्ट करा दिया। एक परिसर नोएडा में चल रहा था जिसका कोई औचित्य नहीं था, मध्य प्रदेश के एक विश्वविद्यालय का नोएडा में चलने का। उसका अगर आप जो नफ़ा नुकसान देखेंगे तो हमें लाखों का नुकसान हो रहा था हर साल और कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था उस परिसर को चलाने का। उसको हमने बंद करा दिया। बहुत कुछ ऐसे फैसले लिए जो कुछ लोगों को भाया नहीं, लेकिन मैं कठिन फैसले लेने के लिए बहुत मेरी पहचान है, मैं ऐसे फैसलों को लेता हूँ। तीसरा, मैंने ये देखा कि यहाँ जो परिसर है, यहाँ परिसर तो बना पड़ा हुआ है, मतलब खैर उसका इंटीरियर नहीं हुआ था, ढांचा बना हुआ था। तो हमने उसको सबसे प्राथमिकता में उसको मैंने कंप्लीट करवाया और उसके बाद शिफ्टिंग को लेकर जो है एक संकोच जरूर था, क्यों शहर के बीच में से लोगों को इतने सालों बाद जाना, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, जाना ही होगा। और आज हम बिशनखेड़ी में भव्य परिसर में हमारे नाम के अनुकूल, हमारे इतिहास के अनुकूल एक उसके लिए जिसे कहते हैं कि उपयुक्त परिसर हमको आज मिला है 50 एकड़ में, जहाँ सभी सुविधाएं हैं। तो वो हमने तैयार कर लिया, वहाँ हम शिफ्ट हो गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हमने क्रियान्वयन किया। भाषाई पत्रकारिता जो जिसका जिक्र मैंने आईएमसी के बारे में किया था, वही मैंने यहाँ भारतीय भाषा विभाग अब हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम सिर्फ हिंदी, अभी तो यहाँ द्विभाषीय है, हिंदी और अंग्रेजी सीखते हैं। वहाँ जो है उस भाषाई पत्रकारिता में मैं, क्योंकि हमारे अभी जैसे मध्य प्रदेश में खासकर भोपाल में बहुत बड़ी एक संख्या जो है सिंधी भाषियों की है, बैरागढ़ और आसपास के क्षेत्र में। तो हम शुरू में एक सिंधी भाषा का एक डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे मराठी का, क्योंकि मराठी भी काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ लोग रहते हैं, तो मराठी भाषियों के लिए भी एक पत्रकारिता का कोर्स शुरू करेंगे। ऐसे मेरे आइडियाज़ हैं और उसको हम शुरू करेंगे। यहाँ एक मैंने ये पाया कि हमारे यहाँ हम जनसंचार के सभी विधाओं को हम सिखा रहे हैं, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, न्यू मीडिया, लेकिन सिनेमा को नहीं, जो सबसे सशक्त और सबसे प्रभावी जनसंचार का माध्यम है उसको हम नहीं सिखा रहे हैं। तो मैंने पिछले वर्ष मार्च में जब राष्ट्रीय लघु फिल्मोत्सव मैंने आयोजित किया अपने परिसर में, तो वहाँ मैंने माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे महापरिषद के अध्यक्ष भी हैं, उनके कर कमलों से मैंने जो है मैंने वहाँ सिनेमा अध्ययन विभाग शुरुआत की। आज के तारीख में वो सारी सीटें मेरी फुल है और बड़े बड़े कलाकार अभी भी, बस मुश्किल से 2 हफ्ते पहले जो है प्रीति जंगियानी जैसे कलाकार वहाँ आए, उससे पहले विवेक अग्निहोत्री आए, उससे पहले अक्षय कुमार आए, और हमने कोई पैसा नहीं खर्च किया, उल्टा वो पैसे देकर गए। तो इस तरीके से सिनेमा स्टडीज आज पूरे देश में चर्चा है, क्योंकि हमारे कई विद्यार्थी जिन्होंने पत्रकारिता भी की वो सिनेमा स्टडीज़ की तरफ चले गए, सिनेमा इंडस्ट्री में उन्होंने अपना नाम बनाना शुरू कर दिया। अब जैसे गुल्लक और पंचायत के जो स्क्रिप्ट राइटर है दुर्गेश सिंह, वो हमारा विश्वविद्यालय का प्रोडक्ट है, वो माखनलाल का छात्र रहा है। तो ऐसे ऐसे विद्यार्थियों को सिनेमा की दिशा में, क्या इसके पीछे सोच क्या था, मैं जब यहाँ मेरे एक मित्र अशोक शरण जी निदेशक है, रानी दुर्गावती और अन्य फिल्म सीरियल बना रहे थे, उन्होंने सांची में मुझे मुहूर्त शॉट के लिए बुलाया अपने प्रोग्राम के लिए। तो सांची में एक रिजॉर्ट में हम गए, तो मैंने देखा कि वहाँ सारी गाड़ियाँ जो इतनी लगी हुई है सब MH नंबर की लगी हुई है। मैंने कह दिया कि भैया ये MH की क्यों गाड़ियाँ लगी हुई है? कहती कि भैया ये जगह तो बड़ी खूबसूरत है, हैं यहाँ के लोग भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन यहाँ
मानव संसाधन हमें नहीं मिलता है, हमको सब कुछ जो है मुंबई से लेके आना पड़ता है। तो ये ट्रकें जितनी भी आई है, ट्रकें बसें जितनी लगी है, हम मुंबई से लेकर आए। मैंने कहते कमाल है, मानव संसाधन के लिए हमारे प्रदेश सिर्फ क्या खूबसूरती का आप लाभ उठाओगे क्या? हमारे प्रदेश के लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में भी मौका मिलना चाहिए। तो वो भी एक कारण था जिसने मुझे प्रेरित किया कि हम सिनेमेटोग्राफी और बहुत सारे कोर्सेस, ताकि स्थानीय स्तर पर जो है संसाधन जितने भी, अभी हम बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट हैं इस वक्त, नेशनल फिल्म अवार्ड्स में हमें घोषित किया मध्य प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश में वो मानव संसाधन भी होना चाहिए जो बेहतरीन फिल्में तैयार कर सकें। ये भी एक कहीं ना कहीं उद्देश्य है और ईश्वर की कृपा से बहुत बढ़िया चल रहा है वो विभाग। इस तरह बहुत सारे नए नए प्रयोग जो है हमने अपने परिसर में किया। मैंने कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 8 नए पाठ्यक्रम शुरू कर दिए, नए परिसर शुरू कर दिए। इस तरीके से बहुत सारे IIMC के अनुभव का भी लाभ मिला है इसमें। लेकिन ये एक अलग संस्था है, इसकी अलग एक पहचान है, तो उसको भी हम जो है मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पिछले 2.5 वर्ष से इस विश्वविद्यालय को लेकर एक सकारात्मकता है, नई ऊंचाइयों में जा रहा है। इसके बारे में अनर्गल बातें नहीं होती है अखबार के सुर्खियों में, अच्छी बातें करी जाती है विश्वविद्यालय के बारे में। ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी उपलब्धि। तो सर जितना आपने माखनलाल यूनिवर्सिटी के बारे में आपने बताया और जितने नए प्रयोग आपने किए, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए भी जो आपने बहुत काम किया, ये बहुत अतुलनीय है। लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि जो हमारे परिसर अभी चल रहे हैं वर्तमान में, चाहे वो रीवा की बात हो, चाहे खंडवा की बात हो, चाहे दतिया की बात हो, तो क्या कारण रहा है कि खंडवा में हमने देखा है कि अभी स्टूडेंट्स जो है उनकी सीटें पूरी भरी नहीं है? इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि, और मैं मानता भी हूँ कि हमारी तरफ से तो बिल्कुल स्पष्ट निर्देश थे, लेकिन जो स्थानीय प्रबंधन था उनकी ओर से जितना प्रयास करना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसलिए हमने वहाँ नया प्रभारी जो है हमने नियुक्त किया है और हम प्रयास कर रहे हैं कि उनके नेतृत्व में जो है वो इस चीज़ को, उनको यही ब्रीफ भी दिया गया है कि आपको इसलिए रखा गया है कि आपको मतलब हमें प्रवेश मिले लेकिन कंप्यूटर में ज़्यादा मिले। लेकिन वो जो परिसर की स्थापना ही दद्दा के स्मृति में उनकी कर्मभूमि में स्थापित किया गया था और पत्रकारिता का पिछले अकादमिक सत्र में हमें कोई विद्यार्थी नहीं मिला। ये वाकई हमें बहुत वरना आम तौर पर मैं लोगों को छेड़ता नहीं हूँ, छेड़छाड़ नहीं करता हूँ, जिसे कहता हूँ कि जिसकी पोस्टिंग जहाँ है वो काम करे। लेकिन वो मेरे लिए भी बड़ा ठेस था कि दद्दा की कर्मभूमि में हमें पत्रकारिता का कोई, तो इसलिए नए सिस्टम को हमने वहाँ, और उनको पूरा समर्थन हम देंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनावी एक रैली में जब वो वहाँ गए थे पिछली बार, तो उन्होंने ये भी कहा है कि वहाँ ज़मीन भी दिया जाएगा। तो पहले अपने आप को मजबूत करना है, फिर ज़मीन और परिसर की बात हम मतलब करेंगे। लेकिन इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं भी जल्दी ही खंडवा एडमिशन सीजन से पहले जाऊंगा। वहीं सर अभी हम राजेंद्र शुक्ल जी की विकास यात्रा में हम रीवा गए, तो रीवा का परिसर हमने देखा, आपने देखा बहुत खूबसूरत परिसर है, बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा है। और सर अब हम जानना चाहेंगे कि जैसे नेक की मान्यता जनरली यूजीसी सभी कॉलेजेस को देते हैं, तो हम किस स्थिति में हैं? नहीं, अभी तक तो हमारे पास नैक की मान्यता नहीं है। उसका एक कारण ये था कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं। अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गए, हमारा अपना ऑडिटोरियम, हमारे अपने बहुत सारी कक्षाएं, बहुत सारे सहूलियत हमारे पास आ गए। वरना हम लोग एक व्यावसायिक परिसर से हम काम कर रहे थे। वो तो एक बिजनेस बिल्डिंग है, वो कोई एजुकेशन के लिए बना ही नहीं था वो, एक तरह से देखा जाए तो अब ये वाकई विश्वविद्यालय के अनुकूल, मैंने जो कहा उसके लिए एक उपयुक्त परिसर में हम आ गए हैं। तो अगला लक्ष्य वैसे ही अगर आपको मतलब विदित होगा कि पिछले 2 वर्षों से पहली बार हमारे 32 साल के इतिहास में हम इंडिया टुडे के टॉप 10 में आ गए हैं, द वीक के टॉप 10 में आ गए हैं, आउटलुक के टॉप 10 में आ गए हैं, हम कई पत्रिकाओं के टॉप 10 में आ गए हैं। तो अब सबकी नज़र जो है मध्य भारत की ओर है, मध्य प्रदेश के माखनलाल विश्वविद्यालय की ओर है कि इधर क्या हो रहा है। कई संस्थाओं ने हमें संपर्क किया कि भाई आपने NEP को लागू किया तो आपके NEP के मीडिया के कोर्सेस हमको दो। तो लेकिन नैक एक महत्वपूर्ण चीज़ है, उसके लिए एक टीम गठित की गई है और उस दिशा में भी थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन हम उस दिशा में कार्य तो सर नैक की अगर मान्यता मिल जाती तो क्या यूजीसी से जो अनुदान है वो मिलने लगेगा यूनिवर्सिटी को, जिससे और भी जो अधूरे काम है शायद वो पूरे हो जाए? हाँ देखिए, मैं अभी भी समझता हूँ कि संसाधन की कोई
कमी नहीं है। हमने पहली बार हमने 30 साल का कीर्तिमान नया स्थापित किया है। हमारे जो संबद्ध अध्ययन केंद्रों के माध्यम से, जहाँ 60-70 हज़ार हमारा एनुअल एडमिशन होता था, इस वर्ष हमारा 1,23,000 का एडमिशन है। मतलब हमने लगभग 2 गुना कर दिया है। और इससे जो है हमारा आर्थिक स्थिति भी बेहतर हुई है। जो पैसे हमारे परिसरों में बनाने में सब लग गए थे, वो काफ़ी हद तक हमने रिकवर कर लिया है। तो मैं समझता हूँ कि वो नहीं है विषय। विषय ये है कि अगर हमें एक्सीलेंस, अकादमिक उन्नयन की दिशा में बढ़ना है तो नैक बहुत ज़रूरी है। सर, वहीं हम फैकल्टीज़ की बात करें तो फैकल्टीज़ के लिए एक कोड 28 के तहत फैकल्टीज़ को जब लागू करने की बात आई है फैकल्टीज़ के लिए, तो कई कॉलेजेस में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन हमारे यूनिवर्सिटी की हम क्या बात करें, यहाँ कोड 28 को क्या लागू किया गया है, उसके अकॉर्डिंग फैकल्टीज़ को अपॉइंट करते हैं या रिक्रूट करते हैं। हम तो यूजीसी के नियमों के अंतर्गत ही अभी तक जितना भी हुआ है, और पिछले 2 वर्ष में हमने कोई रिक्रूटमेंट नहीं किया है। तो हम लोग विजिटिंग फैकल्टी को ले रहे हैं और गेस्ट फैकल्टी, और वहाँ भी मैंने नया सिस्टम, उसको पारदर्शी उस प्रक्रिया को बनाने के लिए मैंने इंटरव्यू का सिस्टम बना दिया है, जिसमें आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस और आपके पेपर्स पब्लिश्ड और आपका अनुभव, ये सब हमने जोड़ते हुए हम इंटरव्यू में आपका परफॉर्मेंस। तो अभी पहले क्या होता था कि कोई भी आके पढ़ा सकता था, अब ऐसा नहीं है। अब हमने उसका जो है मानक हमने तय किया है। तो हर चीज़ में अब मानक तय किए जाने लग गए हैं। मतलब इवन पेमेंट भी करना है तो 1 हफ्ते के अंदर ये पेमेंट हो जाना चाहिए, 2 हफ्ते के अंदर। तो एक, जिसे मैं कहूँगा कि एक साइलेंट रेवोल्यूशन, एक बहुत ही एक ऐसी क्रांति अंदर ही अंदर चल रही है। तो आपको एक बाहर तो दिख रहा है सोशल मीडिया में, और माखनलाल बहुत सक्रिय हो गया है, मीडिया में दिख रहा है, लेकिन उसके आगे अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। मानसिकता में परिवर्तन हो रहा है, सोच में परिवर्तन हो रहा है, और वर्क कल्चर में जो है, मैं खुद 9:30-10 बजे तक बैठा रहता हूँ, तो बहुत फर्क पड़ रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये सब हमें अकादमिक उन्नयन की दिशा में ले जाएगा। और सर, वहीं हम अगर पाठ्यक्रमों की बात करें तो हम जो पीएचडी या एमफिल की बात करें तो हम किस दिशा में हैं इसमें? पीएचडी का बहुत सारे पेंडेंसीज मैंने क्लियर कर दिए हैं। शायद, और मैं खुद अपने आप कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं, शायद ही देश के 1000 विश्वविद्यालय में कोई कुलपति होगा जो फर्स्ट पावर पॉइंट से वाइवा तक बैठता है। मतलब मैं डेट देता हूँ और मेरे सामने प्रस्तुति होती है, और उसमें मैं सुझाव देता हूँ कि आप इसमें ये डालिए, ये डालिए, ये डालिए। खुद वाइस चांसलर बैठ के आपको एक पीएचडी को मैं मॉनिटर कर रहा हूँ। इसलिए गुणवत्ता जो है बढ़ती जा रही है। बेहतरीन लोगों को जो है हम पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स में ला रहे हैं। पहले एक सोच था कि भाई माखनलाल से तो कोई भी कर सकता है, नहीं कर सकता है, अब नहीं कर सकता है। बहुत कठिन कर दिया है हमने, उनको रिसर्च पेपर्स पब्लिश करना है, और हमने उनको कोर्स वर्क मैंडेटरी कर दिया है। अब आपको 6 महीने आप जॉब कर रहे हैं तो छोड़ के आके आपको करना पड़ेगा, तभी आप पीएचडी कर पाएंगे। हमने इसको इतना स्ट्रिक्ट बना दिया है कि आपको जो है आपका पीएचडी में हमने अब मैं आपको ऐसे कई केस गिनवा सकता हूँ जहाँ फाइनल वाइवा में जो है रिजेक्ट करके कैंडिडेट को दोबारा सबमिट करने के लिए निर्देश। ये सब पहले कभी नहीं होता था, लेकिन अब जो है मैंने कह रखा है एक्सपर्ट से कि आप बिल्कुल ख्याल मत रखिए, आप रिजेक्ट करिए, अगर वो पीएचडी के लायक नहीं है तो मत दीजिएगा। तो ये स्पष्ट निर्देश है। तो क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो गई है, क्वांटिटी भी बहुत फर्क पड़ गया है पहले के पेंडेंसीज, और जल्दी ही हम पीएचडी के सीट्स अनाउंस करेंगे। अच्छा, अभी मतलब कितने स्टूडेंट्स को पीएचडी का डिग्री मिल गया है हमारे माखनलाल यूनिवर्सिटी अगर आप पिछले 2-2.5 साल का देखेंगे तो मेरे ख्याल से तो कम से कम 20-25 लोगों को हमने दे दिया है। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना, जैसे आपने कहा है कि बढ़ गया है, फिल्म डिवीज़न भी आपने एक लेकर आ गए हैं, लेकिन हमारा जो कैंपस है कितना वेल इक्विप्ड है, कितने यहाँ पर स्टूडियोज़ है, और कितने हम नए कैमराज और क्योंकि हमने जब यहाँ माखनलाल से पढ़ाई करी थी तब यहाँ पर हमने देखा था सिर्फ 2 ही कैमरे थे। हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ब्रॉडकास्टिंग जर्नलिज्म किया, और जो एडिटिंग मशीन भी हुआ करती थी वो भी फाइनल कट प्रो पर हम लोग किया करते थे। तो अब क्या स्थिति है? सुषमा जी, मैं आपको एक बात तो बता दूं, किसी भी शैक्षणिक संस्था के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इंडस्ट्री के एट पार
इक्विपमेंट लाएं, जी जी क्योंकि हर साल इक्विपमेंट बदल रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन बेसिक समझ विद्यार्थी का बनी रहे। तो इसलिए कोई भी प्रशासन शासन नहीं कर सकता है ये कि हर साल हम इक्विपमेंट, इतना फंड नहीं है हमारे पास। जी जी हमको शासन से याद रखें कि माखनलाल विश्वविद्यालय 1 रुपए नहीं लेता है शासन से, हम अपने फंड से विश्वविद्यालय को तनख्वाहें हम अपनी फंड से दे रहे हैं, जी 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 है ना, सब कुछ हम कर रहे हैं। तो हमारी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन अभी टेंडर हुआ है, जल्दी ही जो है हमारा स्टूडियो सेटअप होगा। जी लेकिन हम बहुत ग्रैंड स्टूडियो तो मैं नहीं कहूँगा कि भाई देश का बेहतरीन स्टूडियो है, नहीं है फंड इतना। अगर इतना फंड मिला तो जरूर तैयार करेंगे, जी जी लेकिन इस वक्त जो है जितना हमारे यथाशक्ति हम एक अच्छा स्टूडियो जहाँ विद्यार्थी अप टू डेट हो उसका हम व्यवस्था कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमें भारत सरकार की ओर से लाइसेंस मिल गया है। जी हम एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन जी जिसका नाम होगा रेडियो करमवीर, क्योंकि दद्दा की पत्रिका का नाम था करमवीर, उनका समाचार पत्र का, तो रेडियो करमवीर के नाम से जल्दी ही शुरू होगा। हमको एयरवेव 90.0 मिल चुका है, जी जी FM वो हमें मिल चुका है, एलोकेट हो गया है, जी तो लाइसेंस मिल गया है। इक्विपमेंट, कुछ इक्विपमेंट आ गए, टावर आना बाकी है, एंटीना वगैरह बाकी, कई चीज़ें आ गई है, टावर आना बाकी है। जल्दी ही 1-1.5 महीने के अंदर जो है हमारा कैंपस रेडियो सेटअप हो जाएगा। तो करमवीर रेडियो हम रेडियो सुन सकते हैं। करमवीर रेडियो आप सुन सकेंगे 15 किलोमीटर के रेंज में। जी 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 तो ये सर बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव रहेगा, और खुद का माखनलाल यूनिवर्सिटी का अगर करमवीर रेडियो अगर शुरू होता है तो बहुत अच्छी बात है। और सर वही हम अगर बात करें, जैसे आप फिल्म डिवीज़न शुरू हो ही रहा है, तो इसमें किस तरीके की फिल्में बनाने का भी कोई प्रोजेक्ट रहेगा क्या इसमें? बिल्कुल, देखिए बहुत लोगों का समर्थन मिल रहा है और हम तो चाहते हैं कि आगे चलकर, क्योंकि हम जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत आते हैं, मैं तो अपने विद्यार्थियों में इतना सक्षमता चाहता हूँ कि जनसंपर्क की फिल्में आजकल जो आउटसोर्स हो रही हैं वो हमारे विद्यार्थियों को मिले। जी 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 ऑलरेडी हमारे विद्यार्थियों को कई पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो आपका गोवा में होता है उसमें मिल चुका है, और कई फिल्म फेस्टिवल्स में वो भाग ले रहे हैं। जी अभी भी एक फिल्म आया है जिसमें जो है हमारे एक विद्यार्थी जय तिवारी उसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, हु एम आई, अशोक जमनानी जी ने लिखी हुई, वो हमारे ही लोकल हमारे बच्चों ने तैयार किया है। जी जी कई फिल्म फेस्टिवल में हमारे बच्चों को कई पुरस्कार मिला है, तो वो आगे चल के अच्छे फिल्म मेकर बने, स्क्रिप्ट राइटर बने। साथ ही साथ मैं ये भी चाहूँगा कि हमारे सरकार की भी जो फिल्में हैं, कॉर्पोरेट्स की जो फिल्में हैं, ये सब हमारे विद्यार्थी तैयार करें। जी जी तो सर इसमें जैसे शॉर्ट फिल्म्स होती है, और कुछ अभी आजकल तो OTT प्लेटफॉर्म के आने से तो कई फिल्मों का एक ये सिनेरियो ही चेंज हो गया। लोग फिल्में कम देखते हैं, OTT प्लेटफॉर्म पे फिल्म की तरह सीरियल वेब सीरीज की तरह देखते हैं, वो ज़्यादा आजकल पॉपुलर हो इसलिए रहा है। आप हमारे कोर्सेज देखेंगे तो उसमें अब हमने एनिमेशन ला दिया है, जी हमने जो है आपके वर्चुअल रियलिटी, जी AR ऑगमेंटेड रियलिटी, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हमने सब कुछ ला दिया है ताकि उनको मोबाइल फिल्म मेकिंग भी हम सिखा रहे हैं। जी 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 तो हम उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। सर क्या इसमें एक जो डिजिटल मीडिया आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्या उससे रिलेटेड भी कोई कोर्स यहाँ शुरू करेंगे आप? नहीं, ऑलरेडी एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी। जी जी विश्वविद्यालय मेरे आने से पूर्व ही स्थापित है, लेकिन अब जबकि IIMC में बाद में स्थापित मैंने किया। IIMC का भारतीय जनसंचार संस्थान का जो न्यू मीडिया डिपार्टमेंट है वो मैंने स्थापित किया था, लेकिन यहाँ पहले से ही स्थापित थी। और वो डिपार्टमेंट के तहत कुछ कोर्सेज, जैसे आपका ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, बहुत ही पॉपुलर कोर्स थी, किसी कारणवश उसको बंद कर दिया था, उसको हमने दोबारा रिवाइव कर दिया है। प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग बहुत ही लोकप्रिय कोर्स है और पूरे देश में सिर्फ 2 ही संस्थाओं में पढ़ाया जाता है ये, तो वो उनमें से एक हमारा है। तो ऐसे करियर को मजबूत करने वाले कोर्सेज की भी हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं। इतना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया है, इतने हमारे कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं, न्यू मीडिया में भी हमने कदम रख लिया है, तो प्लेसमेंट को लेकर हमारे यूनिवर्सिटी में क्या काम चल रहा है, और कितने बच्चों को प्लेसमेंट मिलेगा 100%, या हम 100% नहीं भी कहें तो उनको, क्योंकि कोई भी एडमिशन लेगा तो उसी यूनिवर्सिटी में लेगा जहाँ प्लेसमेंट का परसेंटेज बहुत अच्छा रहेगा। सुषमा जी, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि देखिए, इससे पूर्व का मुझे नहीं पता, पिछले 2-2.5 वर्षों के अंदर जबकि कोरोना का प्रभाव था, लेकिन इसके बावजूद बहुत अच्छे प्लेसमेंट हुए हैं।
हमने इवन प्लेसमेंट सेल का नाम बदल के प्लेसमेंट और उद्यमिता सेल ऐसे कर दिया है, ताकि हम इवन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे कुछ विद्यार्थियों ने स्टार्टअप्स अपने शुरू कर दिए, अपने स्टूडियो सेटअप कर रहे हैं, अपने म्यूजिक वीडियोस निकाल रहे हैं, उसके लिए भी हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है हर व्यक्ति नौकरी ही करे, शिक्षा पाकर आप अपना स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। उसके लिए भी हम काफ़ी सेशंस उनके लिए दे रहे हैं। इंडस्ट्री के लोगों को बुलाकर उनको जो है रूबरू करवा रहे हैं कि किस तरीके से, अभी जैसे न्यूज है, NEWJ न्यूज, शलभ उपाध्याय चलाते हैं। न्यूज को न्यू जे भी कहते हैं कई लोग। न्यूज किस तरीके से शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से बड़ी बड़ी खबरों को आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। उनका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, उनको हम लेकर आए। हम बहुत लोगों को लेकर आ रहे हैं जो अपना अनुभव साझा कर सकते हैं विद्यार्थियों के साथ, और उसका नतीजा हुआ कि इस वर्ष हमारे यहाँ ABP न्यूज़, जी न्यूज़ जैसे बड़े बड़े चैनल्स जो हैं वो आए, उन्होंने प्लेसमेंट किया। जनसंपर्क के साथ हमारा टाई अप हो गया है। बड़ी संख्या में हमारे विद्यार्थी, इस वर्ष लगभग 20 के करीब विद्यार्थी हमारे वहाँ काम कर रहे हैं। तो हमारे विद्यार्थियों को इंटर्नशिप भी मिल रहा है, प्लेसमेंट्स भी मिल रहा है। अब जनसंपर्क ने अपना पूरा प्रशिक्षण और परीक्षण दोनों का कार्य हमको दिया है। इवन उनके जनसंपर्क अधिकारियों का, उनका ट्रेनिंग हम लोग कराते हैं। बतौर ऑर्डर निकाल के उन्होंने हमको ये जिम्मेदारी दी है। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ हम विद्यार्थियों को बढ़ावा। अब ये इलेक्शन सीजन आ गया, बहुत सारे सर्वे एजेंसीज हमारे पास आए। इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगा तो आपको ताजुब होगा, अब छोटे मोटे लोग आते हैं, छोटे मोटे एजेंसियाँ आते हैं, तो उनको विद्यार्थी मिलते नहीं है। उनकी शिकायत रहती है, सर हम तो बड़े उम्मीदों के साथ आए थे, 6 बच्चे बैठ रहे हैं। क्योंकि बच्चे काम करते करते ही सबको प्लेसमेंट मिल रहा है। इंडस्ट्री में लोग जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो अगर आपके अंदर कोर, देखिए मैं तो हमेशा समझता हूँ, देखिए शैक्षणिक संस्था का जो अब ये निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय आ गए, तब से लेकर थोड़ा माहौल खराब हुआ है। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। उससे पहले विद्यार्थी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए आते थे, जॉब के लिए नहीं आते थे। क्योंकि यूनिवर्सिटी का काम जॉब दिलाना नहीं है। यूनिवर्सिटी का काम आपको अच्छी तरीके से आपको शिक्षा देना है। लेकिन ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के आने के बाद उन्होंने सिर्फ जॉब पर फोकस किया। भाई आप हमारे यहाँ पढ़ो तो आपको 100% जॉब। तो पढ़ाई पीछे चली गई और जॉब आगे आ गया। जबकि विश्वविद्यालय का काम जो है अच्छी पढ़ाई देना है, अच्छा स्किल्स देना है, ताकि वो आगे जाके उनको कॉम्पिटेंट बनाना है, सक्षम बनाना है। मेरा ये मानना है। हम एम्प्लॉयमेंट एजेंसी नहीं है, लेकिन हमको फैसिलिटेट करना है। अगर एजेंसी हमें संपर्क करती हैं, टेलीविजन चैनल संपर्क करते हैं, अखबार संपर्क, तो हम उनके लिए फैसिलिटेट करें। हम भी संपर्क करें कि भाई हमारे पास विद्यार्थी हैं। कई लोगों को, क्योंकि मेरे संपर्क की वजह से, क्योंकि मैं दिल्ली में बहुत समय तक रहा हूँ, तो मैं कई लोगों को बताता हूँ कि आप आइए, हमारे विद्यार्थियों को लीजिए। तो उसका फर्क जरूर पड़ा है। लेकिन मैं मानता हूँ कि देखिए संतुष्टि तो कभी नहीं होती है। हम तो चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी देश भर में, अब देखिए मैं जब विद्यार्थी कहता हूँ तो मैं सिर्फ UTD में पढ़ने वाले 2000 बच्चों की तरफ नहीं देख रहा हूँ। मैं अपने परिसरों में पढ़ने वाले जो है 1000-1500 बच्चों की तरफ नहीं देख रहा हूँ। मेरे लिए इस वक्त 1.25 लाख बच्चे हैं, वो सब मेरे बच्चे हैं। उन 1.25 लाख बच्चों का अच्छा प्लेसमेंट हो, यही मेरी इच्छा है। तो सर आपका वैसे जो करियर है बहुत ही मोटिवेट करने वाला है, और आपने इतने संस्थानों में, अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय संस्थानों में आपने काम किया है, और हमको ज़रूर आपसे बहुत सी चीज़ें सीखने को भी मिली। आज की जो चर्चा रही है आपकी और मेरे बीच, और हमारे जो माखनलाल के स्टूडेंट्स हैं वो भी अगर ये प्रोग्राम देखेंगे तो ज़रूर सीखने को मिलेगा कि क्या क्या नई चीज़ें हो रही है और क्या आप नवाचार कर रहे हैं। हमने एलुमनाई सेल भी पूर्व छात्रों के लिए हमने शुरू कर दिया है, पूर्व छात्र प्रकोष्ठ, और जल्दी ही उसका कार्यक्रम जो है हम व्यापक स्तर पर हम करेंगे। तो जरूर हमें भी आने का मौका मिलेगा एज ए एलुमनाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई सेक्शन के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।